सो हेलो गाइस। आज हम आगे एक और क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला ही चैप्टर हमारा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यही वाला चैप्टर है। और इसमें तुम इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से देख सकते हो जेई मेंस के अंदर। जेई मेंस की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स का क्वेश्चन है। और ऐसा जब सवाल आता है ना तब बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या सवाल, कैसा सवाल है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है शुरुआत में, लेकिन अगर आप इन सवालों को थोड़ा सा ग्राफिकली सोचना कोशिश करोगे ना, ग्राफिकली सोचने का, तो ये सवाल ठीक तरीके से हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल लेवल पे आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ एक्स। और तो भाई यहाँ पर गिवन है एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम तो चलो तुम्हें पता लग जाएगा आगे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पर टी भी वेरिएबल गिवन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वेरी कर रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ हम कैसे समझें? तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये वैसे भी हमें करना पड़ता है ना, क्योंकि तभी हम जी ऑफ एक्स को थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझ पाते हैं कैसा सा फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को भी हमें अच्छे से ग्राफ करना पड़ेगा, फिर जाके हम जी ऑफ एक्स को ग्राफ कर पाएंगे। फिर यहाँ पे बी ऑप्शन हमें, बी पार्ट जो है हमें कह रहा है एट हाउ मेनी पॉइंट्स जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये भी ग्राफिकली पता लग जाएगा और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी ग्राफिकली पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में होता है कि आप ड्रॉ कर लो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ब्लू से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस बना दी और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ से निकला रूट इसके कुछ ऐसे ही चले गए। क्लियर है? और फिर ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का। आप इसको इजीली बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये एफ ऑफ एक्स हमारा ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो अगर मैं एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स कर दूं तो होता क्या है कि आपको पॉजिटिव एक्स में जितना भी ग्राफ है, मान लो ये वाला है ना, यही आपका पॉजिटिव एक्स में जितना भी ग्राफ है यही वाला है, इसको रिटेन कर लिया, बाकी उड़ा दिया। और फिर इसका रिफ्लेक्शन ले लो दूसरी तरफ, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा सा आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया जिधर मॉड ऑफ एक्स था। ठीक है, तो ये अगर आपको पता नहीं लगा मैंने क्या किया, आप इस ग्राफ को वेरीफाई कर लो। और जब आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके होगे, ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ चुके होगे अभी तक, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तो अब आपको पता लग जाएगा ऐसे मैंने कैसे किया इस ग्राफ को, है ना। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिधर से पता लगता है। तो देखो, एफ ऑफ एक्स ग्राफ बना लिया हमने इजीली। ठीक है, अब बात आती है मेन बात, जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस डेफिनेशन को कैसे पढ़े। देखो, मेरे हिसाब से ना ग्राफ को जब भी एनालाइज करना है लेफ्ट टू राइट जाना है, एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाओ। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर बात क्या है कि जो एफ ऑफ टी है, यहाँ पर मतलब टी आपकी इनपुट है, मतलब सारी बात डिपेंड हो रही है टी पे। फिर टी जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेंज कर रहा है ना। तो देखो, यहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या है, -2, यहाँ पर पॉइंट 0, यहाँ पर 2। क्लियर है? तो तुम्हें बोला है सबसे पहली डेफिनेशन में -2 से 0 तक x जा रहा है और -2 से x तक t जा रहा है। क्लियर है? तो देखो, मतलब ये क्या हुआ कि -2 से 0 के बीच में, यहाँ के बीच में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। और इसमें जहां पे भी मैंने x चूज कर लिया, मान लो मैंने x चूज करा, ये पॉइंट, ठीक है, ये मेरा x है। तो इस रेंज के ऊपर अब मैं t को वेरी कर सकता हूं, और उसमें मुझे क्या ढूंढना है, मिनिमम। उसमें मिनिमम वैल्यू देखनी है मुझे फंक्शन की। क्लियर है? तो हर एक x पे जो कि -2 से 0 तक जा रहा है उसको मुझे चेक करना होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है यार इतने सारे पॉइंट्स तुम चेक करोगे नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो मान लो
मेरा जो x है वो -2 के थोड़ा पास है। क्लियर है? मान लिया। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी t पॉइंट मेरा इधर से इधर तक वेरी करेगा, है ना, तो उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? इसको अगर तुम जूम करके देखो तुम्हें मिलेगा मिनिमम वैल्यू तो f ऑफ x, मतलब x वाले पॉइंट पर ही मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रही है, देख सकते हो क्लियरली, है ना। लेकिन ये ना x को मैं जब बढ़ाते जाऊंगा लेफ्ट टू राइट जाऊंगा जीरो तक, तो ऐसा होगा कि ये लाइन ऐसे ऐसे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, एक वक्त पे मिनिमम पॉइंट अटेन हो जाएगा जब x किसके बराबर होगा? इन दोनों के मिड पॉइंट का। ऑब्वियसली पैराबोला है ना, तो मिड पॉइंट पे थोड़ा सा वो होता है ना, क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट आता है, आपको पता ही होगा। तो -2 0 डिवाइडेड बाई 2 तो -1 आ गया। तो x इक्वल टू -1 पे मिनिमम वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? लेकिन अगर उसके बाद का तुमने x कोई उठा लिया तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि यार -2 से इस x के बीच में अब मिनिमम वैल्यू तो -1 पे आएगी, उससे ज्यादा मिनिमम वैल्यू तो इस ग्राफ में होगी नहीं। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये सब एनालाइजेशन सोचने के बाद ये चीज पता लगी कि भाई ऐसी बात है कि मुझे ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि -1 से पहले अगर मेरा x है तो क्या केस है, और -1 से अगर बाद में है तो क्या केस है। तो देखो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, तो अगर मैं इधर कहीं पे भी x चूज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू मेरी आ जाएगी f ऑफ x। क्लियर है? क्योंकि आप अगर यहाँ पर मान लो x चूज किया तो इतने से इतने रीजन के बीच में मिनिमम वैल्यू इस रीजन पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी जो f ऑफ x है। क्लियर है? ओके, तो आपको ये चीज पता लगी। लेकिन -1 के बाद में अगर आपने x को चूज करा तो आपकी मिनिमम वैल्यू f ऑफ -1 ही होगी, क्योंकि आप अब क्या देख रहे हो, अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे -2 से x तक आप जब तक आए, ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू आपको f ऑफ -1 पे मिल रही है। क्लियर है? तो आपने g ऑफ x जो है, देखो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो तो हमने कर लिया, सेकंड स्टेप हमारा वही हो जाएगा एनालाइजेशन ना, एनालिसिस। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या करा, g ऑफ x का जो अब मैं पीस वाइज डेफिनेशन लिखूंगा वो क्या हो जाएगा। अगर मेरा x जो है वो मैंने चूज किया -2 से -1 के बीच में, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, f ऑफ x। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने x को चूज किया 0 से लेकर -1 के बीच में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ -1। क्लियर है? ये चीज पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर अपने पास बात आती है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, ओके। फिर उसके बाद अपने पास आती है मैक्सिमम वाली डेफिनेशन, है ना, इसको भी एनालाइज करना है। तो इसमें मामला ऐसा है, 0 से लेकर 2 तक नहीं है, इस बार 0 से लेकर 3 तक जा रहा है हमारा x। तो यहाँ पर कहीं पे 3 होगा, यहाँ पे मान लो 1 आ गया, तो इतने डिस्टेंस पे इतना यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर है? तो मेरा x 0 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जैसे कि पता है हम थोड़ा एनालाइज करेंगे फिर पीस वाइज डेफिनेशन में तोड़ेंगे। तो 0 से लेकर 1 तक देख लेते, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा मैक्सिमम का खेल चल रहा है थोड़ा ना। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में अगर तुमने रख दिया x को, तो तुम्हें पता है, मान लो यहाँ पर मैंने x को रख दिया, तो ये वाला हिस्सा हो गया है ना 0 से लेकर x तक, है ना, क्योंकि t, ठीक है, 0 से लेकर x तक। तो यहाँ पे इतने हिस्से में जब तुम देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिलेगी f ऑफ 0 पे। क्लियर है? f ऑफ 0 पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बाकी घट रही है। लेकिन 1 के बाद जब तुम देखोगे, 1 के बाद तुमने x रखा, तो 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक तुम्हें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिल रही है, f ऑफ 0 मिल रही है अभी भी। ध्यान से देखो, यही गलती होती है, अगर तुम यहां से 1 से ले लेते ना तो तुम f ऑफ x कह देते, लेकिन ये गलत है, क्योंकि तुम्हारा जो t है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर x तक जा रहा है, तो 0 से लेकर x तक पूरा तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज पता लगी, 0 से लेकर x तक अगर x ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हें पता लगा तब भी जो मैक्सिमम वैल्यू है f ऑफ 0 है। क्लियर है? लेकिन अगर तुमने 2 से 3 के बीच में x रख दिया तो मजेदार खेल हो गया, मजेदार खेल हो गया। देखो यहाँ पर मैं रेड से बताऊंगा ना अभी फिर से, तो देखो भाई रेड से बता रहा हूँ, रेड से यहाँ पे 1 आ गया। रेड से देखो, 0 से लेकर तुमने इस x तक गए
तुमने देखा एक्स पे ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ऐसे गया ग्राफ, तो तुमने देखा जीरो पे मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन अब तो एफ ऑफ एक्स पे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स पे। क्लियर है? तो जैसे ही तुमने ये तीन एनालाइजेशंस कर ली, तो तुम्हें पता लगा कि भाई जब एक्स तुम्हारा वन, जीरो से लेकर वन तक के बीच में, या फिर जीरो से लेकर, सॉरी, वन से लेकर टू तक के बीच में है, इन दोनों ही केसेस में मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ जीरो बन रही है। एफ ऑफ जीरो जो कि तुम्हारा कंबाइंड करके तुम लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, वो कहाँ तक जा रहा है? टू तक। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर एक्स तुम्हारा टू और थ्री के बीच में, तो क्या आता है? एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये चीज जैसी तुम्हें पता लग गया ना, तुमने जी ऑफ एक्स फंक्शन को इजी फंक्शन बना दिया है। अब तुम्हें जो भी फाइंड आउट करना है, डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जो जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो तुम इधर से निकाल सकते हो, है ना। बस ये बात रहती है कि तुम्हें देखना होगा कौन सा पॉइंट किधर इंक्लूडेड है। ठीक, जैसे यहाँ पर माइनस वन पे तोड़ा ना मैंने, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि माइनस वन पे क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर तो मतलब दोनों में से कहीं पे भी रख दो। इक्वालिटी यहाँ पे टू का देखना है मुझे कि टू में इक्वालिटी कौन से वाले पीस वाइज डेफिनेशन में दूं। तो तुम टू पे देख सकते हो, अगर मैं टू पर बात करूँ तो वैल्यू सेम है एफ ऑफ जीरो के, है ना, सेम आएगी। तो मैं टू को यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ। ईजी बात है ये, समझने वाली ना। ओके, तो हमने ये चीज़ कर ली। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स और सॉल्व कर लो, है ना। तो देखो यार, जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर नीचे ही बना लेते हैं ना। तो फिर से ब्लू इंक, यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक्स एक्सिस, और हम वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है? माइनस टू से माइनस वन तक। देखो यहाँ पर आ गया माइनस वन, यहाँ पर आ गया माइनस टू, यहाँ पर आ गया ज़ीरो, यहाँ पर आ गया वन, यहाँ पर आ गया टू, यहाँ पर आ गया थ्री। ठीक है, तो देखो यार कैसे होगा? एफ ऑफ एक्स हमारा, एफ ऑफ एक्स वाला ग्राफ फिर हमारा यहीं से हम कॉपी कर सकते हैं ना। तो देखो भाई, माइनस टू से वन तक तो वही ग्राफ बन जाएगा, माइनस टू से वन तक ऐसे कर्व जो भी है ना। ठीक है, फिर तुमने देखा कि भाई माइनस वन के बाद क्या हो रहा है? हाँ, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करो। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करो, इजी है कैलकुलेट करना। एफ ऑफ एक्स में माइनस वन डालो, तो वन माइनस टू टाइम्स माइनस वन, ये वन बन जाएगा, तो माइनस वन वैल्यू आ रही है ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू जो है ये माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि जैसे ही आप यहाँ पर माइनस वन पे पहुंचे, ग्राफ एकदम तुम कह सकते हो हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और उसने टच किया वाई एक्सिस को माइनस वन पे। क्लियर है? फिर तुम पहुंचे जीरो पे, जीरो पे वैल्यू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो है। क्लियर है? एफ ऑफ जीरो जीरो है, यहाँ पर होल आएगा, यहाँ पर होल आएगा क्योंकि जीरो पर वैल्यू जीरो है, यहाँ पर बोल्ड मार्क आएगा। फिर तुम देख सकते हो जीरो से लेकर, अच्छा कांस्टेंट है ना, फिर एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जीरो से लेकर टू तक के बीच में जब एक्स है, तो आपका जो ग्राफ है वो जीरो रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर भी बोल्ड आएगा क्योंकि टू इंक्लूडेड है ना वहाँ पे। अच्छा, फिर टू से थ्री के बीच में फिर से एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको जैसे कि पता ही है, यहाँ पर हमने ऊपर बनाया ही हुआ था, ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थ्री आ गया। क्लियर है? तो जैसे ही हमने ये चीज़ कर ली तो हमारा ग्राफ बन गया है। अब डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूटी बहुत आसानी से दिख रहा है। देखो, डिसकॉन्टिन्यूटी हमें पूछी है डोमेन के अंदर, ध्यान रखना जब भी आपको किसी फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी पूछे और इंटरवल गिवन ना हो तो उसकी डोमेन में ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है? तो देखो, डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ रहे, डिसकॉन्टिन्यूटी आप देख सकते हो, हमने ग्राफ बना दिया। डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ मुझे x इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे दिख रही है जहाँ पे एक जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जंप मारना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाओ, यहाँ पर आप चले 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 चले, फिर जंप मारना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पेन को आप स्मूथली लेके जा सकते हो, कॉन्टिन्यूसली लेके जा सकते हो।
तो इसका मतलब सिर्फ एक ही डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर है। क्लियर है? ओके, तो एक ही डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो ये तो सवाल बहुत ही आसान हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि आपको शक करना है। ठीक है, आपको मतलब शक करना है कि कैसे हो सकता है। क्लियर है? तो देखो, यहां पर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और मेरे को ना जिन जिन पॉइंट्स पे शक होगा तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट गया, मैं 2 से गया, मैंने देखा हाँ स्लोप ग्रेजुअली चेंज हो रही है, धीरे 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 -1 पे ना ग्राफ ही बदल गया। ठीक है, ग्राफ चेंज हुआ है, तो -1 पे मुझे थोड़ा शक है। क्लियर है? ये शक हुआ। फिर उसके बाद मैं गया, अरे यार x=0 पे तो कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है, और जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती उसमें डिफरेंशिएबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो x=0 तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, फिर उसके बाद मैं गया 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 0 से लेकर 1 तक। 1 पे मेरे को शक नहीं हुआ, क्योंकि 1 तो यार हाँ सेम ग्राफ जा रहा है, सेम स्लोप रह रही है, कोई चक्कर नहीं है। फिर 2 पर मेरे को ऐसा लगा यार ग्राफ फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो 2 पर भी मेरे को थोड़ा बहुत शक हो गया कि यार इसका ना स्लोप का थोड़ा पंगा पड़ सकता है। क्लियर है? वैसे अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो? एक तो x=-1 पे और x=2 पे। ठीक है, इन दो पे आपको चेक करना होगा। अब देखो, चेक करने का मैं एक आसान सा बात बताता हूँ बिल्कुल। ठीक है, देखो, -1 पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन जब तुम्हारी होती है ना, तब तुम समझ पाते हो। देखो, तुमने क्या देखना है कि ड्रास्टिक चेंज ना हुआ हो स्लोप में। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो f(x) वाले ग्राफ को, जो तुम्हारा -2 से -1 वाला रीजन है, वो एक कर्व है, वो पैराबोलिक कर्व है। मतलब, और तुम्हें ये भी चीज पता होती है, पैराबोला जहां पर मिनिमम अटेंड कर रहे होते हैं वहां पर उनकी स्लोप क्या होती है? 0। dy/dx क्या होता है? 0। तुम यहां पर देख सकते हो कि -1 पे अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तो तुम्हें एक चीज पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर तुमने इस ग्राफ में जो -1 से 0 वाली क्वांटिटी है वो चेंज कर दी, जैसे यहां पर हो रखी है g(x) में, तो तुम देख सकते हो कि यार इतना पार्ट जो है ना, लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है, इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो पैराबोला का है, और इसमें मुझे पता है -1 पे आते आते ना इसकी स्लोप 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो LHL है वो तो उसकी स्लोप डेफिनेटली 0 होगी। क्लियर है? मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब तुम LHL ढूंढोगे तो तुम्हें 0 मिलेगा। ये चीज तुम्हें ऑलरेडी पता है, अगर तुम्हें ढूंढते हो ना क्वेश्चन में, तुम्हें ऑलरेडी पता है ये। ठीक है, मैंने तुम्हें खुद बताया पैराबोला की स्लोप 0, मतलब वो अटेन करता है -1 के आसपास वाले पॉइंट्स पे भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है पैराबोला का, ये तुम्हें ऑलरेडी चीज पता है। फिर तुमने देखा RHL जो तुम्हारा है उसकी स्लोप तो ऑलरेडी 0 है, तो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहां पर ये मैच हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता लगा? x=-1 पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने इजी बना दिया, ठीक है, थ्रू नॉलेज। लेकिन तुम इसको चेक कर सकते हो, फुल मतलब छूट है, तुम कर सकते हो यार। ठीक है, अगर तुम्हें इतना नहीं समझ आ रहा ना कि पैराबोला से कैसे कंपेयर करा, ठीक है, मैंने बस सिंपल ये देखा है कि पैराबोला का एक आधा पार्ट है, तो फिर वो मतलब एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्लोप नेगेटिव से घटकर 0 होती जा रही है, और फिर जैसे x=-1 के आसपास वाले पॉइंट्स पे 0 ही होती है, तभी तो डिफरेंशिएबल होता ही है, तभी तो इसकी स्लोप निकलती है ना। तो मतलब दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये मैच हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो x=2 वाले बात अगर हम करें तो x=2 तो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी जाती है कि f(x) को थोड़ा सा ध्यान से देखो। f(x) का जो ग्राफ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो इसकी स्लोप 2 पर है वो क्या है? 2 पर कुछ ऐसी स्लोप है, अपवर्ड। और तुमने यहाँ पर भी पता लग गया तुम्हें कि ये जो ग्राफ है ना इसकी स्लोप कुछ ऐसी है, और उससे पहले जो ग्राफ आ रहा है उसकी स्लोप कुछ ऐसी है। तो तुम्हें डेफिनेटली दिख रहा है यार, देखो तुम्हारे आंखों के सामने है कि दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं, दोनों की स्लोप उस पॉइंट पर डिफरेंट आनी है, तो डेफिनेटली ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है?
ओके, सो आई थिंक कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के 2 पॉइंट्स है, क्लियर है। तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अच्छी सी टाइप है ये, है ना, इसको ध्यान रखना यार। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जेई मेंस में, और इम्पॉर्टेंट रहता है यार, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी नई टाइप होती है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्स है टी है उसको कैसे देखना है। तो वो ग्राफिकली देखो, ऐसे देखो जैसे मैंने आपको बताया। एंड जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें शक करना पड़ता है, डिसकॉन्टिन्यूटी तो आप आसानी से देख लोगे, वो तो सबको देखनी आती है।